फ्रेंड्स, भारत में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर लागू हुए नियमों ने एक ऐसा बदलाव किया है जिसने आम खिलाड़ियों, खास करके जो रेगुलरली अपना टैक्स भरते हैं, उनके लिए यह पूरा क्षेत्र पहले से कहीं अधिक जटिल और जोखिम भरा हो गया है। अब तक लोग यही मानकर चलते थे कि आरएमजी से किसी भी प्रकार की कमाई पर टैक्स उसी तरह लगेगा जैसे किसी अन्य आय पर लगता था, यानी कि कुल मुनाफे पर। लेकिन नए नियम इस सोच को पूरी तरीके से बदल देते हैं। खास करके प्रोगा जैसे कानून के आने के बाद जब आरएमजी को प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है, तो टैक्स संबंधी नियम में भी अब बदलाव आ जाएगा, जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ यह भी समझना जरूरी है कि कानून के नजरिए से कमाई चाहे किसी भी सोर्स से हो, चाहे वह पूरी तरीके से लीगल हो या इल्लीगल हो, उस पर टैक्स देना अनिवार्य होता है। आयकर कानून केवल यह देखता है कि आपने आय अर्जित की है या नहीं, यह नहीं कि वह आय किस गतिविधि से आई है। इसलिए ऑनलाइन गेमिंग से हुई कमाई, चाहे वह प्रतिबंधित श्रेणी में ही आती हो, टैक्स के दायरे से बाहर नहीं रहती। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात को भी समझना जरूरी है कि टैक्स पे करने का यह मतलब बिल्कुल नहीं होता कि एक इल्लीगल पैसा लीगल हो गया। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में होते हैं कि अगर कोई प्रतिबंधित श्रेणी का पैसा उनके पास आ गया है और उन्होंने उस पर टैक्स भर दिया है, तो वह पैसा अब इल्लीगल से लीगल हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बात की छानबीन नहीं करती कि वह पैसा इल्लीगल है या इल्लीगल है। वह सिर्फ आपके पैसे के स्रोत को देखती है और उस पर टैक्स लगाती है। पैसा लीगल है या इल्लीगल है, यह डिसाइड करना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम है। और हाँ, इस गलतफहमी से आप लोग निकल जाओ कि किसी पैसे पर टैक्स भर देने से वह इल्लीगल पैसा लीगल हो जाता है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग में सबसे बड़ा फर्क कौशल बनाम भाग्य से हटाकर पैसा लगाया या नहीं पर केंद्रित कर दिया है। यदि कोई खिलाड़ी किसी गेम में पैसा लगाकर जीतने की उम्मीद करता है, तो वह गतिविधि अब एक अलग श्रेणी में आती है, जिसे कि प्रतिबंधित श्रेणी कहा जाता है, और इसे डेफिनेटली कड़े नियमों के तहत देखा जा रहा है। यही वह बिंदु है जहां से टैक्स संबंधी समस्या भी शुरू होती है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि यह बैन नहीं लगा रहता, तो एक खिलाड़ी पूरे साल में विभिन्न गेम्स खेलता। इस दौरान वह कुल मिलाकर 1 लाख रुपए जीतता, लेकिन अलग अलग मौकों पर 80,000 रुपए हार भी जाता। समान परिस्थितियों में किसी भी व्यवसाय या निवेश की तरह उसका वास्तविक मुनाफा होता 20,000 रुपए, और टैक्स भी इसी 20,000 रुपए पर लगाया जाता। बैन होने से पहले की बात कर रहा हूं। यह एक संतुलित और तार्किक व्यवस्था होती, जिसमें लाभ और हानि दोनों को ध्यान में रखा जाता। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम जो हैं, इस संतुलन को मान्यता नहीं देते। यानी कि इन गेम्स को अब आरएमजी के श्रेणी में डालकर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है, और इसे एक प्रकार से अब बेटिंग के श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ से टैक्स के नियम अब चेंज हो जाते हैं। अब ऊपर वाले उदाहरण को एक बार फिर से लेते हैं। एक खिलाड़ी एक साल में 1 लाख रुपया कमाता है, 80,000 रुपए गवा देता है, तो मुनाफा हुआ 20,000 रुपया। जब आरएमजी पर प्रतिबंध नहीं था, तो उसे उस 20,000 पर टैक्स देना होता था, यानी लाभ और हानि दोनों का ध्यान रखा जाता था। लेकिन अब प्रतिबंध लगने के रूप में जब आरएमजी को बेटिंग और सट्टे की श्रेणी में रख दिया गया है, तो अगर अब आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं और भले आपने 80,000 रुपया गवाया भी हो, लेकिन उस 80,000 का जो हानि आपको हो रहा है, वह सेट ऑफ नहीं होगा। यानी कि अब उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और आपको पूरे के पूरे 1 लाख पर उस इनकम टैक्स को देना होगा। वह भी 30% की दर से यह टैक्स आपको देना पड़ेगा। यानी खिलाड़ी ने जितना वास्तव में कमाया, उससे अधिक टैक्स के रूप में देना पड़ सकता है। परिणाम स्वरूप वह कागजों पर लाभ में दिखते हुए भी वास्तविकता में नुकसान में चला जाता है। यह स्थिति और जटिल हो जाती है जब खिलाड़ी यह मान लेते हैं कि गेमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा काटा गया टैक्स ही अंतिम भुगतान है। अधिकांश प्लेटफॉर्म जीत की राशि से पहले ही 30% टीडीएस काट लेते हैं और शेष राशि उपयोगकर्ता को देते हैं। इससे खिलाड़ियों को यह भ्रम हो सकता है कि उनका टैक्स दायित्व पूरा हो गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह केवल अग्रिम कर
यानी कि एडवांस टैक्स है, जिसे बाद में आयकर रिटर्न में दिखाना अनिवार्य होता है। यदि कोई खिलाड़ी इस आय को अपनी रिटर्न में घोषित नहीं करता तो बाद में आयकर विभाग द्वारा इसका पता चलने पर उसे न केवल बकाया कर देना पड़ सकता है बल्कि उस पर ब्याज और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कई मामलों में यह कुल देनदारी वास्तविक कमाई से भी अधिक हो सकती है, जिससे कि स्थिति और गंभीर हो जाती है। एक और व्यवहारिक समस्या तब सामने आती है जबकि गेमिंग कंपनी द्वारा काटा गया टीडीएस सरकार के रिकॉर्ड में सही तरीके से दिखाई नहीं देता। ऐसे में खिलाड़ी के सामने यह चुनौती होती है कि वह यह साबित करे कि उससे टैक्स पहले ही काटा जा चुका है। हालांकि कानून के अनुसार टीडीएस जमा करना कंपनी की जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को अपने उस कटे हुए टीडीएस के दस्तावेज और ट्रांजैक्शन प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं। इसलिए जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म पर, अगर टीडीएस कट कर आ रहा है तो भी उन सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड रखें ताकि भविष्य में किसी तरह की टैक्स संबंधी कोई समस्या का सामना आपको न करना पड़े। अंततः किसी भी ऑनलाइन गेम में भाग लेने से पहले यह समझना आवश्यक है कि आप केवल खेल नहीं खेल रहे हैं बल्कि एक ऐसे ढांचे में अब प्रवेश कर रहे हैं जहां हर जीत के साथ एक निश्चित कर दायित्व जुड़ा हुआ है और हर हार का कोई कर लाभ आपको नहीं मिलेगा। यही असंतुलन इस नए नियम की सबसे बड़ी विशेषता भी है और सबसे बड़ी समस्या भी।